सो सेल वॉल क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। पीछे बताया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है वो आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट सेल होते हैं उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर की ओर जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट सेल्स की होती है, ठीक है। इट इज अब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में या फिर ह्यूमन सेल्स में ये नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये रिजिड यानी कि कठोर होता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि काफी मजबूत, और पोरस यानी कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और ये जो लिविंग, जो भी ये सेल वॉल है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डेड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोसिस। जो सेल वॉल है ये किससे बना होता है? सेलुलोसिस से बना होता है, ठीक है। ये काफी बार क्वेश्चन आया है कि सेल वॉल किससे बना होता है और कहां पर प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोसिस से बना होता है और प्लांट सेल में ही ये होता है सेल वॉल, ठीक है। लास्ट है, सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर जॉइंड बाय अ लेयर लेमेली, ठीक है। कोई भी दो सेल वॉल हैं, अगर किसी भी दो सेल्स के सेल वॉल जो है वो एक चीज से जुड़े होते हैं, लेयर से, उसका नाम है लेमेली, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को फिगर की मदद से समझते हैं, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं, एक ये सेल है, प्लांट सेल है ये, ठीक है। एक ये प्लांट सेल है, एक ये प्लांट सेल है, इसी तरह से एक ये प्लांट सेल है। तीन प्लांट सेल आपस में जुड़े हुए हैं। आप यहां पर देखेंगे कि ये एक येलो सी लेयर है, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूं व्हाइट व्हाइट, ये यहां पर येलो सी एक लेयर है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आपको दिख रहा होगा एक ब्राउन लेयर है और एक ग्रीन लेयर है। जो ये ब्राउन और ग्रीन ये दोनों लेयर हैं, ये सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल जो है ये डबल कवरिंग होती है, ठीक है, डबल कवरिंग होती है। ये प्राइमरी होता है, सॉरी ये ग्रीन जो है ये प्राइमरी होता है और ये ब्राउन जो है ये सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है। इन दोनों से मिलके बनती है सेल वॉल, ठीक है। यानी कि ये ब्राउन और ग्रीन जो है ये क्या है? सेल वॉल है, और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होती है, ठीक है। और लेमेली क्या होता है? लेमेली देखो, ये सेल और ये सेल, इन तीनों सेल के बीच में क्या है? सेल वॉल से आप यहां पर देखेंगे ये ऑरेंज सा एक सब्सटेंस दिख रहा है, ठीक है। ऑरेंज सा यहां पर एक मटेरियल दिख रहा है ऑरेंज कलर का। जो सभी सेल वॉल, इस सेल की जो वॉल है और इस सेल की वॉल है, इसके बीच में ये ऑरेंज सा मटेरियल है, जिससे दोनों सेल वॉल्स आपस में जुड़े हुए हैं, उसे ही कहा जाता है लेमेली, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये सेल वॉल और ये सेल वॉल यहां पर ऑरेंज से सब्सटेंस से जुड़ी हुई है, तो ये ही है लेमेली। ये तो हो गया सेल वॉल क्या है और कहां पर पाई जाती है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। जो भी सेल वॉल है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या काम होते हैं सेल में, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट है, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। जो भी प्लांट सेल होता है उसको ये एक डेफिनेट, एक निश्चित आकार प्रोवाइड करती है, ठीक है। डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है किसी भी प्लांट सेल को। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये किसी भी प्लांट सेल को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। मजबूती किस तरह से प्रदान करती है इसे समझ लेते हैं। अगर किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है। अगर किसी एनिमल सेल को डाला जाएगा तो जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा और सेल वो है स्वेल अप हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा और फट भी जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। अगर प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा, वाटर अंदर तो जाएगा लेकिन सेल जो है वो ब्रस्ट यानी कि ब्लास्ट, फटेगा नहीं, क्योंकि जो सेल वॉल है उसे, ये सेल वॉल जो है ये उसे बचाती है फटने से, ठीक है। क्योंकि ये काफी मजबूत होती है और डेड सेल्स, मतलब डेड होती है ये, इसलिए ये फूलने नहीं देती है सेल्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज परमिएबल एंड अलो। ये अलो दो बार आ गया है, ठीक है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। इट इज परमिएबल एंड अलो सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही परमिएबल होती है, जो सब्सटेंसेस को अलग अलग डिफरेंट साइजेस के सब्सटेंसेस को सेल वॉल के अंदर यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर आने देती है। जैसे गैसेस को ये अंदर बाहर जाने देती है, इसी तरह से वाटर को ये अंदर बाहर जाने देती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये पीछे भी बता दिया गया है, पीछे भी इंक्लूड किया था हमने कि जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेल, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कहां पर होता है?
यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट सेल, ठीक है, ये ऑनियन पील का जो प्लांट सेल की जो स्लाइड बनाई थी वो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें सभी सेल्स में एक डार्क डॉट दिख रहा है, बीच में एक बिंदु दिख रहा है बीच में, वही है न्यूक्लियस, ठीक है। ये तो हो गया प्लांट्स में। इसी तरह से ये एनिमल सेल है, इसमें बीच में ये डार्क ग्रीन कलर आपको दिख रहा है जो ये है न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि ये सभी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है पेपर में, हेडक्वार्टर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस कब विजिबल होता है, जब स्लाइड में हम सैफरनीन या फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालें तभी हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा। अगर हम उसे स्टेन, जो भी हमने स्लाइड बनाई है प्लांट सेल या एनिमल सेल की, अगर हम उसे स्टेन नहीं करेंगे यानी कि उसमें कोई कलर ऐड नहीं करेंगे तो हमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो जब भी स्लाइड बनाई जाती है उसमें सैफरनीन और आयोडीन इसीलिए डाला जाता है ताकि जो सेल है वो हमें क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। सो न्यूक्लियस क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटीज। जो भी सेल में एक्टिविटीज होती हैं, जो भी काम होते हैं सेल्स में, उन सबको ये आगे बढ़ाता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इन यूकारियोटिक सेल्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट व्हाइल इन प्रोकारियोटिक सेल्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, यूकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या है, यूकारियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें एक वेल डिफाइंड यानी कि एक न्यूक्लियस, बिल्कुल अच्छा खासा न्यूक्लियस हमें विजिबली दिखाई देता है। लेकिन जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे, प्रोकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड यानी कि बिल्कुल अच्छा खासा जो स्पष्ट दिखाई दे। यूकारियोटिक सेल्स में बिल्कुल स्पष्ट न्यूक्लियस दिखाई देता है, लेकिन प्रोकारियोटिक सेल्स में स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इट हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल, जो सेल है इसकी बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस, चाहे वो प्लांट सेल का हो चाहे एनिमल सेल का हो, तो इस न्यूक्लियस की आउटर डबल लेयर कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये डबल लेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि बाहर की एक झिल्ली, ठीक है। यहां पर एक डबल लेयर झिल्ली होती है जो भी न्यूक्लियस है उसकी। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली होती है डबल लेयर वाली। तो जो भी ये झिल्ली होती है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, पोर्स यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, जो व्यवस्थित करते हैं किसी भी तरह की जो भी मटेरियल्स होते हैं उनके मूवमेंट की, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम की बिल्कुल कुछ इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, बाहर से सेल के अंदर क्या जाएगा, बाहर क्या जाएगा, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में क्या जाएगा, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमें, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन मटेरियल। जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता चुका हूं, जो सेल न्यूक्लियस होता है उसकी आउटर डबल लेयर जो कवरिंग होती है उसके अंदर की तरफ, यानी कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ये तीन चीजें पाई जाती हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल का है चाहे एनिमल सेल का है। अब ये तीनों चीज होती क्या है, न्यूक्लियस तो होता है इसमें एक लिक्विड टाइप, क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। सो इस नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है वो क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में ही है। सो क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किन चीजों से बना होता है, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म होगी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कई बार पूछ ली जाती है एक नंबर में, तो इसे याद कर लें। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है इसका स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड होता है, ठीक है, धागा समझते हैं, थ्रेड जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है धागे की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किस तरह के होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रोड समझते हैं, जैसे लोहे की रोड होती है या प्लास्टिक की रोड होती हैं, उसी तरह का क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है।
और ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्रोमेटिन मटेरियल से ही बने होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट के बारे में, ठीक है, कई बार सुना होगा, कुछ भी मूवीज वगैरह जो होती हैं उनमें सुना होगा डीएनए टेस्ट। सो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल में होता है और क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो है वो इनहेरिटेंस फीचर्स जो हैं एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, और ये देखेंगे हम किस बेसिस पर, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, किस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। सो टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकार्योटिक सेल्स। सो ये प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल्स हम न्यूक्लियस के कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था। सो यहां पर क्लियर कर लेते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स। प्रोकार्योटिक सेल्स में हमें दिया है वेरी माइन्यूट इन साइज। जो भी प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, माइन्यूट यानी कि बहुत छोटा होता है। आगे है न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है, कोई भी ये सेल है इसमें अगर जो न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है इसके बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, जो झिल्ली होती है डबल लेयर वाली वो नहीं होती है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, और इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकार्योटिक सेल्स में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स का, तो हो जाएगा एग्जाम्पल में बैक्टीरिया। सेकेंड टाइप ऑफ सेल यूकार्योटिक सेल्स। यूकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं, लार्ज इन साइज। प्रोकार्योटिक सेल्स जो है वो छोटे साइज में होते हैं, लेकिन यूकार्योटिक सेल्स का जो साइज होता है वो लार्ज यानी कि बड़ा होता है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यूकार्योटिक सेल्स हैं इनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें यूकार्योटिक सेल्स में, तो एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट। इन सभी अमीबा, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स ये सभी यूकार्योटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने के बाद अब देखते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ सेल जो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने बताया था कि ये जेली टाइप लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में जेली टाइप नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। सो साइटोप्लाज्म कहां पर प्रेजेंट होता है, ये दोनों सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। ये आपको एक सेल दिखाई दे रहा है प्लांट सेल में, ठीक है, ये ओनियन पील का जो हमने बनाई थी स्लाइड उसका, ठीक है। सो ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, ठीक है, ब्लू ब्लू से कलर की जो खाली जगह दिखाई दे रही है, यहां पर होता है लिक्विड जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसी तरह से जो एनिमल सेल होता है उसमें भी ये खाली जगह जो दिखाई दे रही है ये होता है साइटोप्लाज्म, कि ये लिक्विड होता है एक तरह से, ठीक है। सो देख लेते हैं इसके बारे में। द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का जिसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स फ्लोट यानी कि तैर रहे होते हैं उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। जैसे हमारी बॉडी होती है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया। इसी तरह से सेल्स के, ठीक है, मतलब जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है वो हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए। इसी तरह सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो सेल को मेंटेन रखने के लिए काम करते हैं, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनल्स। और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, इनका काम क्या क्या है, ये नेक्स्ट पेजेस पर, हम आने वाले पेजेस पर पढ़ेंगे, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट इज साइटोसोल, पहला जो पार्ट है उसे कहेंगे हम साइटोसोल, और दूसरा पार्ट जो है उसे कहेंगे हम सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा जाएगा, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स। सो साइटोसोल क्या होता है, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोसोल जो है ये एक्वस कंपोनेंट होता है, एक्वस यानी कि पानी, ठीक है, एक्वस का मतलब होता है वाटर। सो पानी वाला जो कंपोनेंट होता है उसे कहा जाता है साइटोसोल। और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैं बता चुका हूं, फिर डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी।
These are the internal organ of the cell responsible for carrying out specific job to keep the cell alive. ये सेल के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ठीक है। किसी भी सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के अलग अलग स्पेसिफिक जॉब्स यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनल्स है उनका अलग अलग स्पेसिफिक वर्क है उनका, ठीक है। जो सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्क्स करते हैं उन्हीं को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब है आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। अगर आपको इसका आंसर आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में इसका आंसर दे। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। Why viruses do not show characteristics of life until they enter in living body? जो वायरसेस होते हैं वो तब तक लाइफ के कैरेक्टर शो क्यों नहीं करते हैं तब तक कि वो लिविंग बॉडी में एंटर ना कर जाए, ठीक है। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लीवर हो गया, किडनीज हो गई, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया। इसी तरह सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के लिए स्पेसिफिक काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग काम जो है सेल के वो किए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा। सो इसके बारे में दिया है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। लिविंग होते हैं ये, डेफिनेट शेप यानी कि एक निश्चित शेप होती है, स्ट्रक्चर एक अच्छा खासा ढांचा होता है और इनका एक निश्चित काम होता है, ठीक है। सबका अलग अलग काम होता है, स्पेसिफिक होता है। और ये सारे किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं सभी ऑर्गेनल्स। बात की जाए टोटल कितने ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये आई थिंक 10 के आसपास ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, लेकिन हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे सिर्फ 6 के बारे में, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में 6 ही दिए गए हैं। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ER, ठीक है। ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है गोल्जी एपरेटस, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। थर्ड है लाइसोसोम्स, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है प्लास्टिड्स और सिक्स्थ है वैक्यूल्स। टोटल 6 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ड आता है इसमें, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन आता है, तो इन सभी को पढ़ने के बाद देखेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इनको एक एक करके पढ़ने से पहले जो भी प्लांट सेल है और जो भी एनिमल सेल है उनमें ये सभी ऑर्गेनल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो भी ऑर्गेनल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं कहां कहां पर पाए जाते हैं। जब किसी प्लांट सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसा ये फिगर हमें सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें सबसे बाहर की तरफ जो है ये है सेल वॉल, इसके अंदर की तरफ जो है ये है, अंदर ग्रीन वाली ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियस, और इसके पास में जो ये स्मॉल छोटा सा डॉट है इसे कहा जाता है लाइसोसोम्स। इसके पास में ये जो पैरेलल सी लाइंस हैं, ठीक है, ये जो पैरेलल सी लाइन है ये है गोल्जी एपरेटस। उसके बाद ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ग्रीन कलर का ये है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड का टाइप है, ठीक है। यहां पर भी है ये क्लोरोप्लास्ट, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है। आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये न्यूक्लियस है इसके इस तरफ में भी, इस तरफ में भी, इस तरफ में भी और इस तरफ में भी ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है आपको एक जाल सा, ठीक है, ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर कहें ER। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज से कलर का ये है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इसे माइटोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो ये सभी ऑर्गेनल्स हैं जिस चीज में भी ये हैं उसे कहा जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसके बारे में हम पीछे वाले पेज पर ही पढ़ा था। एक और चीज बच जाती है इसमें, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है राइबोसोम्स, ठीक है। सो ये इस साइड में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर छोटे छोटे ये डॉट्स चिपके हुए हैं, ठीक है, जिसको आगे जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर देखेंगे आगे आने वाले पेजेस पर उसमें आपको राइबोसोम्स बिल्कुल साफ दिखाई देंगे, ठीक है। ये हो गया प्लांट सेल के सभी कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स के बारे में। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं एनिमल सेल।
एनिमल सेल को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें सबसे आउटर लेयर जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल के अंदर ये जो पैरेलल लाइंस ये आपको दिखाई दे रही हैं ब्राउन कलर में, ये है गोल्गी एपरेटस। आगे है राइबोसोम्स, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको आगे पहले और पढ़ने के बाद राइबोसोम्स को लास्ट में देखेंगे। जो ये सेंटर में आपको वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा है बड़ा सा सर्किल, ये है न्यूक्लियस। ये ब्राउन कलर जो दिखाई दे रहा है गोल सा आपको, ये है लाइसोसोम्स। उसके अलावा ये जो आपको एक ट्यूब सी दिखाई दे रही है, ठीक है, सर्कुलर रोड टाइप दिखाई दे रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर भी है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस तरफ में भी, इस तरफ में भी इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, इसे कहा जाता है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्लांट सेल में भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बना रहा था। ठीक है, और जिस लिक्विड में ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं या फिर कंपोनेंट हैं उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब एक कंपोनेंट हमने छोड़ दिया था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी बिल्कुल जैसे प्लांट सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर आप देखेंगे ध्यान से तो छोटे छोटे गोल गोल डॉट्स दिखाई देंगे आपको। ठीक है, इस तरह के डॉट्स लगे होते हैं इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जैसे मैंने यहां पर अभी बनाए हैं इस पे। ठीक है,